हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे बायोलॉजी के मोस्ट 1000+ क्वेश्चनों पर, जिसके 2 पार्ट मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। आज जो 3rd पार्ट है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आज का क्वेश्चन देखो, चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। वन पारिस्थितिक तंत्र यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे होते हैं। तो हरे पौधे क्या माने जाते हैं दोस्तों? मूल उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और उत्पादक। ये दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, वन पारिस्थितिक तंत्र में जो हरे पौधे होते हैं ना, वे हमेशा क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। तो पहली बात तो अपने को ये ध्यान रखनी, उत्पादक यानी डी ऑप्शन अपना सही होगा। वैसे अगर आप बात करें तो वैसे उपभोक्ता जो उत्पादक से भोजन प्राप्त करते हैं ना, उन्हें मूल या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं अपन। जैसे घास खाने वाले जानवर आ जाते हैं, शाकाहारी वगैरह, तो वे क्या कहलाते हैं? अपन मुख्य रूप से अगर देखें तो उन्हें मूल या प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। फिर प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं ना दोस्तों, जो मूल उपभोक्ता, वे क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। और मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जो जीव होते हैं ना, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अपघटक या डीकम्पोजर्स के नाम से अपन जानते हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह ये आते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 32 नंबर का जो क्वेश्चन है कि जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोतंत्र यानी कि इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ओटिकोलॉजी या सिन इकोलॉजी। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो ध्यान रखिए, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जो होता है वह कहलाता है इकोलॉजी कहलाता है। बी ऑप्शन जो होगा ना, वह क्या होगा इसके अंदर? सही होगा, इकोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर कुछ मुख्य बातें और बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में, कि किसी क्षेत्र विशेष के जो जैविक घटक तथा अजैविक घटक के संबंध को अपन क्या कहते हैं? इकोतंत्र कहते हैं। इसे इकोसिस्टम की अगर अपन बात करें ना, तो वह क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष के जैविक और अजैविक घटक का जो संबंध होता है वह इकोतंत्र कहलाता है। और जो अपन मानते हैं कि बायोफैक्टर के अंतर्गत सजीव, जीव जंतु तथा पेड़ पौधे आते हैं, यानी कि जैविक की अगर अपन बात करें ना, जैविक घटक। और दूसरा एबायोटिक यानी कि अजैविक की बात करें तो इसके अंतर्गत जो वातावरणीय कारक, सूर्य, ताप, जल, वायु, प्रकाश आदि आते हैं। अब 3rd ऑप्शन अपने क्या दे रखा है? ओटिकोलॉजी दे रखा है। तो ओटिकोलॉजी क्या होती है दोस्तों? केवल एक ही जाति के जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओटिकोलॉजी कहते हैं। सिनिकोलॉजी किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में पूरे जीव जंतुओं के समुदाय के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिनेकोलॉजी के नाम से अपन जानते हैं। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या है? जीव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध, तो वो होता है इकोलॉजी, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों मेरा उद्देश्य यही है कि चाहे क्वेश्चन अपन 10 सोल्व करें चाहे 20 सोल्व करें, लेकिन प्रत्येक जो उसका ऑप्शन है वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, जिससे अपने फ़ायदा क्या होगा? एक क्वेश्चन में अपन 4-5 क्वेश्चन क्लियर करेंगे दोस्तों। इसलिए अगर अच्छे लगते हैं मेरे क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो दोस्तों, और कमेंट्स में बताया करो आपको क्वेश्चन कैसे लगते हैं। अब आगे बताइए, देखिए दोस्तों 33 नंबर 33, निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? मेसोजोइक, एजोइक, कैम्ब्रियन या पेलिजोइक काल। तो कौन से युग में कोई भी जीवन नहीं था दोस्तों? तो पर मानते हैं कि एजोइक जो है, बी ऑप्शन, इसमें एजोइक या प्राग जैविक काल भी इसे कहते हैं। इस काल को आर्कियन काल के नाम से भी जानते हैं। और इस काल के चट्टानों में जीवाश्म का क्या था? पूर्णतः अभाव अपने मानते हैं। तो इसमें कोई जीवन नहीं था, बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके अलावा देखिए अपने देश से दे रखा है पेलाजोइक। तो पेलाजोइक क्या होता है? इसे पूरा जीवी काल भी कहते हैं, इसे प्राथमिक युग भी कहा जाता है, और इसी युग में वनस्पति व जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है। दूसरा फिर कैम्ब्रियन दे रखा है दोस्तों। तो कैम्ब्रियन क्या होता है? कि पिज़ाजोइक काल या पूर्वजीविक महाकल्प के अंतर्गत ही कैम्ब्रियन काल आता है। अब जो अपना पेलिजोइक जो काल होता है उसका प्रारंभिक काल अपन मानते हैं 600 मिलियन से 500 मिलियन ईसा पूर्व होता है, और कैम्ब्रियन के नाम से जाना जाता है।
अब जो मेसोजोइक महाकल्प जो होता है ना दोस्तों, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, ये क्या है, इसे द्वितीय युग भी कहते हैं। इसे ट्रियासिक, जुरेसिक या क्रिटेशियस कालों में बांटा गया है। और जुरेसिक काल में एक जीव की उत्पत्ति मानी जाती है, वह है डायनासोर। तो वो भी ध्यान रखना, जुरेसिक काल में डायनासोर की उत्पत्ति अपने मानते हैं। तो आशा करता हूँ चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। तो किस युग में जीवन नहीं था? एजोइक, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर चौथा नंबर, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था डार्विन, मेंडल, लेमार्क और हुगो डी ब्रिज। तो उत्परिवर्तनवाद जो प्रस्तुत किया था ना दोस्तों, वह अगर अपन मुख्य रूप से देखें तो डी ब्रिज, जिसे हुगो डी ब्रिज के नाम से अपन जानते हैं, और इन्हें नव डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर मेंडल की बात है, तो मेंडल क्या थे? आनुवंशिकी के जनक कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसके अलावा याद रखिए, उद्विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम मत देने वाले वैज्ञानिक लेमार्क थे। लेमार्क की यहाँ पर बात की गई है। इन्होंने 1809 में फिलोसोफिक जूलॉजिकी नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर 35 नंबर, एक माइक्रोन होता है 1/1000 mm, 1/100 mm, 1/10 mm या 1/10,000 mm। तो एक माइक्रोन जो होता है दोस्तों, वह होता है 1/1000, 1/1000, या अपन क्या लिख सकते हैं, 0.001 mm से भी इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर 36 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। उत्परिवर्तन का कारण है क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन या सभी। तो उत्परिवर्तन, म्यूटेशन का जो मुख्य कारण है ना दोस्तों, तो क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन एवं डीएनए में परिवर्तन, इन सभी का कारण अपन किसे मानते हैं? म्यूटेशन को मानते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर का क्वेश्चन है। पैलेंटियोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है? पक्षी, बोन्स अस्थि, प्राइमेट्स या फॉसिल्स जीवाश्म। तो पैलिएंटोलॉजी अध्ययन किसका माना गया दोस्तों? यह अध्ययन माना गया जीवाश्म का जो अध्ययन होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं? पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। डी ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। पक्षियों का जो अध्ययन होता है ना दोस्तों, उसे अपन क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं। और अस्थियों का जो अध्ययन होता है उसे ओस्टियोलॉजी के नाम से अपन जानते हैं। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 38 नंबर, डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकल्प को मानते हैं? सीनोजोइक काल, पेलिजोइक काल, आर्कियोजोइक काल या मीसोजोइक काल। तो डायनासोर का सुनहरा काल अभी पहले भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो वह अपन मानते हैं मीसोजोइक जो काल होता है, डी ऑप्शन, इसे डायनासोर का सुनहरा काल मानते हैं। इस काल के ट्रियासिक काल को रेप्टिलिया काल भी कहा जाता है। और इस काल को 3 मुख्य उपकाल में डिवाइड करें तो ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिस्टासिस से आते हैं। तो याद रखना डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 39, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? प्री कैम्ब्रियन, प्रोटीरोजोइक, मीसोजोइक या सीनोजोइक। तो जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में मानी जाती है? तो वह प्री कैम्ब्रियन में मानी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। इस काल में रीढ़ विहीन जीव का प्रादुर्भाव हो गया था। यहाँ पर अगर अपन बात करें ना प्री कैम्ब्रियन की, तो इसी काल में रीढ़ विहीन जो जीव है उसका प्रादुर्भाव हो गया था। और सीनोजोइक काल जिससे क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान रखना, इसे नवजीवी महाकल्प भी कहते हैं, तृतीयक या टर्शियरी युग भी कहते हैं। और इसे ईरा के पेलियोसीन जो में सर्वप्रथम स्तनपायी यानी कि जो मैमल्स एवं पुच्छहीन बंदर का आविर्भाव भी माना जाता है। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, आधुनिक मानव के पूर्वज कौन थे? जावा मानव, पेकिंग मानव, क्रोमैग्नोन या निएंडरथल मानव। तो आधुनिक मानव के पूर्वज की अगर अपन
बात करते हैं ना दोस्तों, तो वो होते हैं क्रोमैग्नोन। जो मानव होते हैं उन्हें आधुनिक मानव के पूर्वज कहा जाता है। आधुनिक मानव यानी कि होमो सेपियंस के अभिनव पूर्वज निएंडरथल मानव थे। आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज की बात की है तो क्रोमैग्नो मानव है, और आधुनिक मानव या होमो सेपियंस के अभिनव पूर्वज की अगर अपन बात करें तो वह निएंडरथल मानव थे। इनकी आयु आज से 20,000 से 30,000 वर्ष पूर्व आकलित की गई है। तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गया 41 नंबर, मानव की उत्पत्ति किस युग में मानी जाती है? प्लेस्टियोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन या ओलिगोसीन? तो मानव की जो उत्पत्ति है ना दोस्तों वह मानी जाती है प्लायोसीन। सी ऑप्शन सही होगा। और सीनोजोइक एरा के प्लायोसीन युग जो है 70 मिलियन से 60 मिलियन ईसा पूर्व में मानव के पूर्वजों का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी? क्रोमैग्नोन मानव, जावा मानव, पेकिंग मानव या निएंडरथल मानव? तो ये कार्य किसके द्वारा किया गया था? क्रोमैग्नोन के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों फिर 43 नंबर का क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका होती है? थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना, अग्नाशय ग्रंथि को सक्रिय बनाना, गुर्दों की क्रियाशीलता को तीव्रता प्रदान करना या मस्तिष्क की कोशिकाओं को सशक्त बनाना? तो आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में भूमिका की अगर अपन बात करें ना दोस्तों तो वह क्या होती है कि आयोडीन जो युक्त नमक है मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के कार्य को क्या करता है? नियमन करता है, नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, मानव विकास की अगर अपन बात करते हैं कहाँ हुआ था? मध्य अफ्रीका, मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में? तो मानव विकास की अगर अपन बात करें तो दोस्तों यह माना जाता है बी, मध्य एशिया में इसका विकास होता है। इवोल्यूशन ऑफ मैन मध्य एशिया से हुआ है। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? ओरेंगुटान, गोरिल्ला, गिब्बन या सिनेंथ्रोपस? तो कौन होगा दोस्तों इनमें से आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी माना गया है? गोरिल्ला। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है? RH नेगेटिव पति और RH नेगेटिव पत्नी? बी ऑप्शन है RH नेगेटिव पति और RH पॉजिटिव पत्नी। सी ऑप्शन है RH पॉजिटिव पति और RH नेगेटिव पत्नी। डी ऑप्शन RH पॉजिटिव पति और RH पॉजिटिव पत्नी। तो इनमें से अगर अपन बात करें ना दोस्तों तो यह कब देखने को मिलता है अपने को? जब अपन देखते हैं RH पॉजिटिव तो क्या होता है? पति होता है। और RH नेगेटिव क्या होती है? पत्नी होती है। उस कंडीशन में एक क्रिया होती है। तो सी ऑप्शन जो होगा इसमें सही होगा। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने 1940 में अपन देखें तो रिसस नामक एक बंदर था, उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन की खोज की थी। इसे RH फैक्टर कहा गया था। जिन व्यक्तियों में RH पाया जाता है उनका रक्त RH पॉजिटिव था, जिनमें नहीं पाया जाता RH नेगेटिव होता है। भारत में 97% लोगों में RH पॉजिटिव और 3% लोगों में RH नेगेटिव ब्लड भी पाया जाता है। और यूरोप में बात करें तो 85% लोगों में RH पॉजिटिव और 15% लोगों में RH नेगेटिव होता है। यदि RH पॉजिटिव था, पति RH पॉजिटिव और पत्नी में RH नेगेटिव हो तो ऐसी स्थिति में विज्ञान शादी करने की अनुमति नहीं देता है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना। मनुष्य में रक्त में भिन्नता RBC में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन कारण होती है। अब इस रोग में होता क्या है दोस्तों कि अपन मानते हैं कि जो RH एंटीजन होता है, जैसे महिला है RH नेगेटिव है, तो इसके शरीर के अंदर अपन मानते हैं कि इसके लिए किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीबॉडी नहीं होती है। लेकिन जब इसके द्वारा RH पॉजिटिव शिशु को जन्म दिया जाता है ना, तो उसके शरीर में क्या बनने जाती है? एंटीबॉडी बन जाती है। तो पहली बार तो अपन देखते हैं कि वह इतनी हावी नहीं होती है, इसलिए जो पहला शिशु होता है वह तो जीवित बना रहता है, उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं। लेकिन दूसरी बार भी वही क्रिया होती है, RH पॉजिटिव शिशु को जन्म दिया जाता है
तो उसके शरीर में पहले से बनी हुई जो एंटीबॉडीज़ जो होती है वह क्या करती है, प्लेसेंटा से अपन मानते हैं कि शिशु के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वहाँ जाकर उसकी जो आरबीसी होती है उसको क्या करती है, उसका गुच्छा बन जाता है। आरबीसी यानी कह सकते हैं कि नष्ट करने का कार्य करती है, जिससे शिशु की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो वह रोग होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, कॉपर, मैग्नीशियम, एफी, फेरस या जिंक। तो हीमोग्लोबिन में अपने को सबको पता है दोस्तों कौन सी होती है, एफी होती है, यानी कि आयरन, लोहा। सी ऑप्शन जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हीमोग्लोबिन में अपन मानते हैं एफी की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। एमजी अपने दे रखा है तो एमजी की कमी से पेशी तंत्र व तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। जिंक दे रखा है तो जिंक इंसुलिन कार्य के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से उपापचयी क्रिया प्रभावित होती है। और जो कॉपर होता है दोस्तों पौधों में श्वसन व प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से पौधों में स्तंभों का डाइबैक रोग हो जाता है, डाइबैक ऑफ शूट्स रोग होता है। तो अपने को जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्र क्रोमोसोम पर जीन की उपस्थिति का क्रम क्या होता है, गोलाकार, कुंडलनीकार, रेखाकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या होता है दोस्तों, जीनों की उपस्थिति का क्रम लाइनर रेखाकार होता है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर, ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, ए वाले को, बी वाले को, ए बी को या ओ को। तो ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर किसे दिया जा सकता है दोस्तों, तो वह दिया जा सकता है ए बी को ही दिया जा सकता है। लेकिन ए बी क्या है, सर्वग्राही है, यह ले सबसे सकता है दोस्तों, लेकिन दे किसको सकता है, ए बी को ही दे सकता है। सी ऑप्शन सही होगा। ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहा जाता है, सर्वग्राही रक्त समूह। ओ ब्लड ग्रुप को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप यानी सर्वदाता समूह कहते हैं। ए बी जो ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता, इन बातों को ध्यान में रखना है दोस्तों। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए अपने, निम्नलिखित में लिंग संलग्न रोग कौन सा है, क्षय रोग, धनुजांगता, वर्णांधता या निकट दृष्टिता। तो लिंग संलग्न रोग की अगर अपन बात करें दोस्तों तो वह कौन सा है, वर्णांधता। सी ऑप्शन सही होगा, कलर ब्लाइंडनेस। अब बात करते हैं अपन हीमोफीलिया एवं सिकल सेल एनीमिया भी क्या होते हैं, एक लिंग संलग्न रोग माने गए हैं दोस्तों। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें नेत्र गोलक बढ़ जाता है तथा फोकस दूरी घट जाती है। इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगाने की सलाह दी जाती है। तो ये थे दोस्तों आज के अपने 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए बायोलॉजी के। आशा करता हूँ पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।